नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HIUSR। आज हम बात करेंगे कि फसल में नमक का प्रभाव कैसे कम करें। देखिए, नमक मिट्टी में भी हो सकते हैं और सिंचाई के पानी में भी हो सकते हैं। आमतौर पे जब सिंचाई के पानी में ये नमक अधिक मात्रा में होते हैं तो ये धीरे धीरे जमीन में ऊपरी सतह पर जमा होते रहते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार मान लो हमने जो जमीन में जो नमक इकट्ठे हो गए हैं उनका अगर ट्रीटमेंट कर भी दिया है, उनका समाधान कर भी दिया है, तो जो पानी में नमक होते हैं वो धीरे धीरे फिर दोबारा से फिर जमा होने लगते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जहां भी जब हम पानी देते हैं और अगर विशेष तौर पे खेत हमारा ऊंचा नीचा है तो वहाँ जो नीचे यानी कि डिप्रेशन होता है, जो नीची जगह होती है, वहाँ पर नमी और ये नमक ज़्यादा टाइम तक घुले रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो पौधे के जमाव को हानि पहुँचाते हैं। उसके बाद जब बढ़वार होती है तो फसल भी ऊंची नीची रहती है खेत में, कहीं ऊंची हो जाती है कहीं नीची हो जाती है, यानी कि एक सार बढ़वार नहीं हो पाती है। और इसके बाद जब फसल पकने लगती है तो ये नमक जब पानी में घुल जाते हैं और पानी विशेष तौर पे ज़्यादा समय तक खेत में हम खड़ा रखते हैं, चाहे बारिश का ही पानी है, तो ये नमक पानी में घुल जाते हैं और जो विशेष तौर पे जो घुलनशील नमक होते हैं पानी में घुल जाते हैं और तने को गलाने लगते हैं। जब तना गल जाता है तो तना कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के बाद जब थोड़ी सी भी कोई हवा चलती है या मौसम खराब होता है तो फसल गिर जाती है, जिसको हम उगाड़ा उकासा यह कहते हैं कि फसल में हवा निकल गई है और उसमें पैदावार काफी हद तक कम हो जाती है हमारी। तो देखिए, नमक दो तरह के होते हैं, एक घुलनशील नमक है, एक अघुलनशील नमक है। जो घुलनशील नमक है उसमें क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, उसमें खेत की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और इसमें जो खेत की ईसी है वो जब 2 डेसीसाइमंड पर मीटर से ऊपर होने लगती है तो इनका असर फसल पर दिखना संभव हो जाता है। और जब पानी में जब ये 2000 माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर या माइक्रोसाइमंस पर सेंटीमीटर से अधिक होने लगता है तो ये फसल पर नुकसान करने लग जाते हैं। और अगर हमारी जमीनें पानी पीती हैं तो उसमें ज़्यादा नमक भी मैंने ऐसा देखा है कि 4000 5000 पर भी कपास जैसी फसलें होती देखी हैं। लेकिन उन ज़मीनों में क्या होता है कि वो ज़मीनें जब हम पानी देते हैं जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है तो वो ज़मीनें पानी जल्दी पी जाती हैं, उनमें पानी खड़ा नहीं रहता है तो हम दूसरी फसलों को भी ले पाते हैं उसमें। लेकिन अगर ज़मीनें पानी नहीं पीती हैं और पानी लगातार खड़ा रहता है खेत में तो 1500 जैसे पानी में जो नमक होते हैं हमारे, तो 1500 जो माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर की जो ईसी है वो भी फसल को नुकसान करने लग जाती है। तो ये घुलनशील नमक में क्लोराइड और सल्फेट बढ़ जाते हैं और अघुलनशील नमक में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बढ़ जाते हैं और इसमें सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, सोडिसिटी भी बढ़ जाती है। जो घुलनशील नमक मैंने बताए उनको सैलिनिटी की प्रॉब्लम कहते हैं और जो अघुलनशील नमक है उनको एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अघुलनशील नमक है इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बढ़ जाते हैं, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, यानी कि विनी में सोडियम की जो परसेंटेज है 15 से अधिक हो जाती है, 15% से, और पीएच भी 8.3 8.4 और 8.5 से अधिक होने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि पीएच कम होती है, 8.3 भी हो सकती है, 8.2 भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें सोडियम की मात्रा, एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा 15% से अधिक हो जाती है तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो अघुलनशील यानी कि एल्कलिनिटी, जो एल्काइन सॉइल है, उसकी कैटेगरी में आ जाती हैं जमीनें। अब देखिए, हमें इनका प्रबंधन कैसे करना है, इनसे निजात कैसे पानी है ताकि हमारी फसल अच्छी तरह से हो सके और पैदावार में कोई नुकसान ना हो। देखिए, जो अघुलनशील नमक है जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और सोडियम बढ़ जाता है तो सॉइल की पीएच भी बढ़ जाती है इसमें, तो इसमें जिप्सम का प्रयोग करना होता है। आमतौर पे जब हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो इसमें जो
सोडियम की कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और इनकी सोडियम की जो मात्रा आ जाती है उसमें जिप्सम की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो जिप्सम हमें डालना पड़ता है या तो फसल की बिजाई से पहले, जैसे धान की फसल आती है तो जमीन में मिला करके उसमें हम जब खेत में मिला देते हैं तो जो जिप्सम डालने से जो सोडियम है वो नीचे रिस जाता है, उसकी जगह कैल्शियम आ जाता है, रिप्लेस कर देता है और जमीनों में उसका सुधार आ जाता है। तो इसमें या तो फसल की बिजाई से पहले जिप्सम डाल दिया जाता है, या मान लो उस टाइम पे हम नहीं डाल पाए हैं लेकिन बाद में जब नुकसान दृष्टिगोचर होने लग जाता है तो हम कुछ बैग पानी के साथ, सिंचाई के साथ भी खेत में दे सकते हैं। जैसे हमारी औधी होती है ट्यूबवेल की, उसमें बैग डाल करके जितनी रिक्वायरमेंट हमें लगती है खेत में उसके हिसाब से बैग जिप्सम के डाल के उनमें सुराख करके और वो पानी के साथ खेत में चले जाते हैं, जिससे काफी हद तक इसमें मदद मिल सकती है हमें। देखिए दूसरे जो अघुलनशील नमक है, जो घुलनशील नमक है, अघुलनशील में तो जिप्सम प्रयोग किया जाता है लेकिन घुलनशील नमक जिप्सम से ठीक नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे पानी में पहले ही सल्फेट हो और उसमें हम जिप्सम डाल देते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो उसमें नुकसान बढ़ सकता है जिप्सम की वजह से। इसलिए टेस्ट करवाना जरूरी है और उसमें देखना जरूरी है कि घुलनशील नमक की वजह से समस्या है या अघुलनशील नमक की वजह से समस्या है। देखिए वैसे भी ये सलाह दी जाती है कि आम खेतों में भी, चाहे आपके खेत में नमक ना भी हो, तो 2 बैग जिप्सम के जरूर भी प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि जिप्सम के अंदर कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है। जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 22% होती है और जो सल्फर की मात्रा होती है वो 18% होती है। यानी कि अगर हम 2 बैग जिप्सम के खेत में डालते हैं तो लगभग 22 किलो कैल्शियम मिल जाता है और 18 किलो उससे सल्फर मिल जाता है। और क्योंकि कई किसान अलग से सल्फर अप्लाई करते हैं जो महंगा भी काफी पड़ता है, तो इसमें जब जिप्सम के थ्रू हम कैल्शियम और सल्फर देते हैं तो उसमें दूसरे भी कई तरह के फायदे हो जाते हैं। जैसे खेत का भूरभूरापन है, एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, वो इसमें इंप्रूव हो जाता है, जमीन भुरभुरी बनी रहती है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी भी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होती है और उनकी जो मात्रा बढ़ जाती है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी कॉलोनीज भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम है, जैसे इसमें सेल वॉल का कंपोनेंट होता है ये, और सल्फर है जैसे तेल वाली विशेष तौर पे फसलें होती हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। और इनकी जैसे फ्लावरिंग है या टिप्स हैं जब बनती हैं, जो कैल्शियम की कमी होती है तो उनके ऊपर प्रभाव आने लगता है। तो इसमें कैल्शियम और सल्फर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। चाहे इसमें हमारी जमीन में अगर कैल्शियम जिप्सम की जरूरत है तो उसकी मात्रा के हिसाब से डालें, अगर नहीं भी जरूरत है, अगर आप 2-3 बैग प्रति एकड़ डाल देते हैं बिजाई से पहले तो उसका नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। अब कैसे, जैसे घुलनशील नमक है, इनको जैसे अघुलनशील में हमने जिप्सम डाल दिया, लेकिन जब घुलनशील नमक का हम प्रबंधन करते हैं तो इसका एक चीज याद रखें कि खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। उस पानी को चाहे तो ऐसा प्रबंधन करें कि जमीन पानी को पी जाए और जड़ों से नीचे नमक चले जाए, तो इस करके। दूसरा क्या है कि जैसे कई बार वाटर टेबल ऊपर होती है, जैसे झज्जर का एरिया हमारा, उसके आसपास का एरिया है, तो उसमें जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाता है और नुकसान करने लग जाता है, उसमें नमक की मात्रा भी होती है। तो उसमें एक इलाज तो ये है कि सब सॉइल ड्रेनेज यानी कि नीचे पाइपें बिछा के उस पानी को बाहर निकाल दिया जाए, और जब पानी का चौए का स्तर नीचे आ जाता है तो उसमें फिर वो नुकसान कम करता है। एक किसान अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आ गया, झज्जर का किसान है, उसने क्या कर रखा है, खेत में ट्यूबवेल लगा रखा है, वो खेत को, उस ट्यूबवेल को 3-4 दिन चलाता है और जो पानी ट्यूबवेल का होता है उसको बाहर निकाल देता है। उसके पास प्रबंध है बाहर निकालने का, जगह है उसके पास बाहर निकालने की। तो वो कहता है कि जी 4-5 दिन में चलाता हूँ तो मेरा 4-5 फुट जो पानी है, जो चौवा है, नीचे चला जाता है और मैं नहर का पानी मेरे खेत में लगता है, मैं उससे जब खेती करता हूँ तो नमक का नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है या नहीं रहता है। देखिए इसमें जैसे मान लो धान की फसल, आपकी धान की फसल में भी चाहे बारिश का पानी है वो भी खड़ा ना रखें कई दिनों तक, उसकी भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको भी खेत से बाहर निकाल दें। विशेष तौर पे जब घुलनशील नमक है वो पानी में घुल जाते हैं, क्लोराइड और सल्फेट है, इसी ज्यादा है, तो उसमें खास तौर पे धान की फसल है
तो उसमें जैसे बालियां आती हैं, निसराव पे आती है फसल, उससे पहले एक बार पानी बाहर निकाल दें और एक बार निसराव के बाद उस पानी को बाहर निकाल दें और कोशिश करें कि खेत पानी पीने लग जाए। और मान लो आपने जो फसल ली है तो हालात कोशिश ये करें कि उसमें पहले तो पाड़े ना काटें, आप कद्दू ना करें, बगैर कद्दू करें या कम से कम कद्दू करें। अगर खेत ज्यादा पानी पीता है तो कम से कम कद्दू करें, खेत में पाड़े काटें। और यदि पानी नहीं पीता है तो ऐसा प्रबंध करें कि खेत में टाइम टाइम पर, अगर खेत में दरारें पड़ जाती हैं और पानी पीने लग जाती है जमीन, तो इनका घुलनशील नमक का प्रभाव कम हो जाता है, इनका नुकसान कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो धान की सिद्धि बिजाई है, वो जहां भी ऐसी जमीनें हैं या पानी में नमक है वहां ज्यादा कामयाब हो रही है। चाहे पंजाब का एरिया है, चाहे हरियाणा का एरिया है। पंजाब में भी जैसे आप देखेंगे कि जो मालवा का रीजन है उसमें फाजिल का जिला है, मुक्तसर साहिब है, फिरोजपुर है। इन तीनों जिलों में नमक का प्रभाव रहता है अंडरग्राउंड वाटर में। तो इन्हीं में पंजाब में टोटल 2 लाख एकड़ एरिया था पिछले साल। इन दोनों में, इन तीनों जो जिले हैं इनमें 70% एरिया इन तीनों में ही था। हरियाणा में भी आप देखेंगे कि जहां भी नमक की समस्या है, जैसे कैथल का एरिया है, जींद का एरिया है, या इससे आगे का जो भी एरिया है जहां भी धान लिया जाता है, तो वहां पर ये ज्यादा कामयाब हो रही है। क्योंकि अच्छी जमीनों में जहां भी पानी अच्छा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो वहां घास की समस्या ज्यादा आती है। लेकिन जहां नमक की समस्या है वहां धान में, और विशेष तौर पे धान की सीधी बिजाई में, जो खरपतवार की समस्या है वो बहुत ही कम आती है। इसलिए जो सीधी बिजाई ऐसे एरियाज में ज्यादा कामयाब हो रही है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती में अगर ये ऐसी खेती है, ऐसा सिस्टम है कि खेत की कोई भी समस्या है, चाहे सैलिनिटी है, चाहे एल्कलिनिटी है, या किसी भी प्रकार के नमक है, जब आप उसमें जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं, या मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, या जुताई कम से कम खेत की करते हैं, अवशेष उसमें प्रयोग करते हैं, और विशेष तौर पे अवशेष को मल्चिंग के तौर पे प्रयोग करते हैं, वापसा है, जैव विविधता है, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, या जमीनें रेतीली हैं तो उसमें ड्रिप इरिगेशन, या सब्जियां हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन में आप जीवामृत के साथ संयोग करके पानी देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और सूक्ष्म जीवाणु हर प्रकार की स्थिति में फायदा करते हैं। जो भी खेत में कमियां होती हैं किसी भी तरह की, उसी तरह के सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, और जो खेत की तासीर को उसमें इंप्रूवमेंट करने लग जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। उसमें जो लाभदायक जीवाणु हैं, जो कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, और इस तरह से जमीन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और जो जमीन में जो एक डिजीज इंड्यूसिंग सॉइल होती है, वो डिजीज सुप्रेसिंग सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस तरह से फसल हमारी लाभदायक स्थिति में चली जाती है। पैदावार भी अच्छी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है, जमाव भी अच्छा होता है। तो इस तरह से इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो नमक का प्रबंधन आसानी से और अच्छी तरह से किया जा सकता है। नमस्कार।